लाइवर मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। ये बात करेंगे उपराज्यपाल द्वारा 2 दिवसीय संगोष्ठी में दिए गए बयान की। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान से मिले कई प्रतिनिधि मंडलों की चर्चा करेंगे आज फारूक अब्दुल्ला द्वारा गांधरबल में की गई बैठक की और जानेंगे कि किस तरह से कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में लड़कियों के लिए आयोजित हो रही है प्रतियोगिताएं। इस सब पर जाने से पहले ही नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी में बोले एलजी मनोज सिन्हा, 22 अक्टूबर के हमले को हमें नहीं भूलना चाहिए। कश्मीर में आज कश्मीर के स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ श्रीनगर में किया प्रदर्शन। यूएन ऑफिस तक निकाला मार्च, सौंपा ज्ञापन, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग। श्रीनगर में उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान से मिले कई प्रतिनिधि मंडल, अपने मुद्दों से करवाया अवगत। गांधरबल मिनी सचिवालय में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की बैठक, क्षेत्र के विकास के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। गुरुद्वारा संत देवा सिंह दशमेश नगर में 1947 के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आज के दिन को बताया गया ब्लैक डे। और जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में लड़कियों के लिए किया गया प्रतियोगिताओं का आयोजन, कई लड़कियों ने लिया भाग। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय संग्रहालय, इंस्टीट्यूट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स कंजर्वेशन और म्यूजियोलॉजी व जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से संयुक्त रूप से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 22 अक्टूबर 1947 की यादें विषय पर आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य तौर से मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को मुजफ्फराबाद के लोगों पर कैसे हमला किया था। हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बर्बरता से मार डाला था। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में कश्मीर के लोगों द्वारा दिए गए बलिदान को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। कार्यक्रम में उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान सहित कई और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुंह से नकाब उतारना, मैं समझता हूँ अब समय आ गया है, हमें इस काम को बड़ी मुस्तैदी से करना चाहिए। पाकिस्तान के विश्वासघात, जम्मू कश्मीर के अवाम की पाकिस्तानी फौज और उसके प्रॉक्सी फोर्सेस के खिलाफ दिलेरी और बहादुरी की कहानियां, हमारे सेना के वीर जवानों की कुर्बानी सभी तक पहुंचे, यही इस सिंपोजियम और एग्जीबिशन का उद्देश्य है और लक्ष्य। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, 26 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था, तब भी यह भयावह मंजर और पाकिस्तान के आतंक का खेल जारी रहा। उस वक्त भी भ्रांतियां फैलाई गई कि कश्मीर के अवाम के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा आतंक और रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मुख्यमंत्री खान अब्दुल कयूम खान और फिर खुद जिन्ना ने आदेश दिया कि पाकिस्तान की अतिरिक्त फौज की टुकड़ी को तुरंत बारामूला, श्रीनगर और बनिहाल को कब्जा करने के लिए भेजा जाए। जिन्ना को अतिरिक्त फौज भेजने के मंसूबे के पीछे हटना पड़ा, तो उसकी वजह थी फील्ड मार्शल औसिन लेक, जो उस वक्त पाकिस्तानी फौज के सुप्रीम कमांडर थे। औसिन लेक ने जिन्ना को कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पूरी तरह से वैधानिक है और अगर अतिरिक्त फौज भेजी जाएगी तब जितने भी ब्रिटिश अफसरान हैं वे त्याग पत्र दे देंगे, तब जाकर के फैसला रुका था। दोस्तों, यह है पाकिस्तान का काला सच। उसने कश्मीरियत का अपमान किया, आतंक के अत्याचार से अवाम का बेरहमी से खून किया। मुझे आश्चर्य होता है कि 73 सालों से इस बर्बरता की दास्तान क्यों नहीं जन जन तक पहुंचाई। कश्मीर में आज पहली बार ऐसा देखने को मिला जब कश्मीर के स्थानीय लोगों ने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर
यूएन ऑफिस तक एक मार्च निकाला और यूएन ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिया जिसमें यह मांग की गई कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर बोलते हुए कश्मीर के स्थानीय नागरिकों ने कहा कि वह हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी रहेंगे, मगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कुछ आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजता है और वह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है, जिसका खामियाजा कश्मीर के आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में भी आवाज उठाई जाए ताकि आतंकवाद खत्म हो सके। There is only one solution. Pan solution. There is only one solution. Pan solution. हम हिंदुस्तानी हैं. हिंदुस्तान हमारा है. हम हिंदुस्तानी हैं. हिंदुस्तान. There is only one solution. Pan solution. Pan solution. पाकिस्तानी दहशतगर्दी को बंद करो, बंद करो. पाकिस्तानी दहशतगर्दी को बंद करो, बंद करो. हम हिंदुस्तानी हैं. हिंदुस्तान हमारा. Only one solution. One solution. Pan solution. है क्योंकि हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जो नेशनलिस्ट कश्मीरीज हैं, जो साइलेंट मेजॉरिटी है मेरे ख्याल से, जिन्होंने हमेशा अब तक अपनी जुबान बंद रखी खौफ की वजह से, दहशतगर्दी के खौफ की वजह से, जो बॉर्डर पार से होता है, जो सर पार से, जो वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं इन्फिल्ट्रेट होके और जो यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके डर से जो हमारी जुबानें बंद थी इतने सालों से, उसका एक रीजन ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस ने कभी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कंडेम किया ही नहीं। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तानी मरेंगे। हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। पाकिस्तान को जो करना है वो अपने देश को पहले ठीक कीजिए, फिर कश्मीर की तरफ वो ध्यान दे दीजिए। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्ने फिर से खोले गए। इतिहास का एक पन्ना ये कहता है कि 22 अक्टूबर 1947 में जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ कबायली भेज के हमारे माओ बहनों के साथ असमत रेजी की, उनको रेप्स किए, उनको मोलेस्ट किया, यहाँ के नौजवानों को मौत के घाट उतारा, उसके लिए आज ये यूएन मार्च है। आज हम यूएन में, यूएन दफ्तर के बाहर वॉर क्राइम मेमोरेंडम देंगे। वो वॉर क्राइम मेमोरेंडम जहां पे पाकिस्तान जो यहाँ पे तशद्दुद कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ के नौजवानों को AK-47 कलम के बजाय AK-47 हाथ में दे रहा है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। दहशतगर्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट है। जो रिसेंटली जर्नलिस्ट्स के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, ऐसा प्रोपेगेंडा जहां पे जर्नलिस्ट को कैटेगराइज किया गया, कैटेगराइज करके पाकिस्तान के स्लैप डॉग्स, पाकिस्तान के स्टूज, यहाँ पे हमारे जर्नलिस्ट को कैटेगराइज करके फिर फेसबुक से, फिर पेज से लिस्ट गायब करते हैं, मगर पहले इनको बदनाम कर। श्रीनगर में उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान से कई प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात की और उन्हें अपने मुद्दों से अवगत करवाया। उन्होंने अपनी कई समस्याओं से और मांगों से अवगत करवाया और उन्हें हल करने की मांग की। सलाहकार फारूक खान ने भी सभी मुद्दों को ध्यान से सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। गांधरबल मिनी सचिवालय में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें डीडीसी गांधरबल सहित पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में क्षेत्र के विकास से जुड़े कई और मुद्दों पर बात हुई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्षेत्र में चल रहे कई विकास कार्यों की जानकारी ली। गुरुद्वारा संत देवा सिंह दशमेश नगर में 1947 में कबायली हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व MLC चरणजीत सिंह मौजूद रहे। चरणजीत सिंह ने कहा कि आज के दिन ही 1947 में कबायली हमले के बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से पलायन होने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन यहां इतने सालों से रहने के बावजूद भी आज तक उन्हें कोई जायज हक नहीं मिल पाए हैं और उनकी अनदेखी की जा रही है। 1947 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होना सी। और इतनी कुर्बानी देने के बाद भी साढ़े जड़े POK तो फौजी आए थे, POK तो उन्होंने कुछ नहीं मिलिया, और जो भी मिलिया अगर 5 लाख 5.5 लाख दिता वो कुछ भी नहीं है। लोगों की डिमांड है कि भाई सानू जस्टिस होना चाहिए है, जो जस्टिस अज तक सारे नहीं होया। असी जस्टिस मंगते हैं भाई लोगों सरकार को भाई इन्होंने लोगों नाल इंसाफ होना चाहिए है। उन्होंने अपना पुराना जो इतिहास है वो दस सकीए और नाल नाल
ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਚਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਕੁਆਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ पैकेज ਲੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। लेकिन हर रोज कोई ना कोई ऐसा आर्डर करके साढ़े नाल ज्यादतियां कीतियां जानियां। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में लड़कियों की अंडर 14, 17 और 19 खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिनमें कई लड़कियों ने भाग लिया। इस अवसर पर लड़कियों में काफी उत्साह देखने को मिला। लड़कियों ने इस मौके के लिए प्रशासन का धन्यवाद किया और इससे लाभदायक बताया। आके बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसे रिलैक्स फील हुआ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे आई मैं खेलने आई। वैसे कोविड-19 की वजह से इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई, बट फिर भी हमने कोशिश की और यहाँ तक पहुँचे। उम्मीद है मुझे कि मैं आगे तक पहुँच पाऊँ। हम ये मैसेज देना चाहते हूँ कि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से अच्छा ज़्यादा प्रैक्टिस दी और मैं दूर तक पहुँचाऊँ और उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। ऐसे गवर्नमेंट ने एक अच्छी सी टूर्नामेंट स्टार्ट की जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमें एजुकेशन में तो अभी स्कूल खुल गए हैं, एक दिन में ही लगता है, कभी कभी तो वैसे भी बड़े बच्चों के लगे हुए हैं। एजुकेशन के साथ साथ हमें फिजिकल भी फिट होना चाहिए। एजुकेशन से हमें इतना नहीं लेकिन ज़्यादा फिजिकल भी होना चाहिए। इन दोनों को सिमुलटेनियसली अपने साथ लेके जाना चाहिए। हमें एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन को अपने साथ साथ ही लेके जाना चाहिए। यहाँ पे स्टेडियम में, कठुआ स्टेडियम में अपॉर्चुनिटी मिली है एथलेटिक के लिए और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, गवर्नमेंट ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। कोरोना वायरस के कारण वैसे भी सभी घर पे ऐसे बंधे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। और अभी मैंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट की है 3000 मीटर में और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट ने। इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इन प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी। कि मैं भी आपके इन इवेंट्स में हिस्सेदारी निभा सकूं। बच्चों, जहां तक गेम्स का ताल्लुक है और जहां तक पढ़ाई का ताल्लुक है, ये दोनों साइड बाय साइड जरूरी है। हम ये कहें कि सिर्फ पढ़ना ही, पढ़कर आदमी कोई बड़ा बन जाएगा, तो मैं ये नहीं मानता। या मैं कहूं कि खेलकर ही आदमी बड़ा बन जाएगा, वो भी थोड़ा सा मैं इसमें यकीन नहीं रखता। उपजिला नौशहरा में राशन की दुकानों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज एडीसी नौशहरा सुखदेव सिंह ने टीएसओ नौशहरा के साथ मिलकर एक दुकान का औचक दौरा कर दुकान की छानबीन की। इस अवसर पर एडीसी नौशहरा सुखदेव सिंह ने राशन की दुकान का सारा रिकॉर्ड जब्त कर लिया और दुकान को सीज कर दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए एडीसी नौशहरा सुखदेव सिंह ने कहा कि अभी इस मामले में जांच की जाएगी कि आखिर कितना राशन अभी दुकान के अंदर मौजूद है और कितना कम है, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीएसओ को लेकर ये लोग कल हमारे ब्लॉक दिवस में आए थे और आज ये सुबह ही मेरे ऑफिस में आ गए कि हमारी जो राशन डीलर की जो मशीन है, हमारा राशन 0 दिखा रही है। जब मैंने टीएसओ को बुला के फिर उसके बाद मैंने पोर्टल पे खुद चेक किया है। एक पोर्टल है इसका सीएपीडी का, उस पे आप कोई भी आदमी सिटीजन अपना राशन या किसी आदमी का राशन कैटेगरी की बीपीएल है, पीएचएच है, एएवाई है, वो चेक कर सकता है। वो हमने जब चेक किया तो पाया गया कि मैक्सिमम जो ऑथेंटिकेशन है राशन निकालने की वो डीलर ने खुद की हुई है। विजय कुमार डीलर है, सेल्फ ऑथेंटिकेशन से निकाला है कि ना कि लोगों के थंब इंप्रेशन से वो निकाला गया है। जैसे मैं एक शीट पकड़ता हूं, उसमें 20 लोगों का नाम है, उसमें से सिर्फ 2 आदमियों ने निकाला है और 18 की इसकी सेल्फ ऑथेंटिकेशन है। तो बात ऐसी है कि अगर वो चीज पाई जाएगी वो भी उस पर एक्शन होगा। पर इस समय मेन है कि अगर डीलर ने जो राशन अगर क्यों अपनी सेल्फ ऑथेंटिकेशन से निकलेगा। अगर कोई आदमी बूढ़ा है, अगर वो अपनी किसी लिखित में ऑथेंटिकेशन डीलर को देता है कि मैं नहीं आपके पास आ सकता, वो लिख के कि आप मेरे बिहाफ पे ऑथेंटिकेट कर निकाले, उतना प्रोविजन हो सकता है। बट उसके अलावा कोई प्रोविजन नहीं है कि
आप कंज्यूमर की ऑथेंटिकेशन के बिना सेल्फ ऑथेंटिकेशन से किसी का इस अवसर पर राशन डीलर ने भी अपना पक्ष रखा और यह कहा कि जो भी निर्देश उन्हें टीएसओ नौशहरा द्वारा जारी किए गए थे उन्होंने उन्हीं का पालन किया है। राशन डीलर ने कहा कि वह उतना ही राशन लाते हैं जितना लोग ले जा सकें। पिछले महीने का, मेरी बात सुनो, पिछले महीने का हमने राशन जितने लोगों ने ऑथेंटिकेट किया उतना निकाला। इन्होंने बोला आपने ये क्यों निकाला, हमने बोला लोग आते नहीं निकाला। इस बार जैसे हमारे 25 सुनो, इस बार जैसे मेरा 20 क्विंटल या 15 क्विंटल बनता था, हमने नहीं उठाया चावल, हमने उठाया 10 क्विंटल। इन्होंने बोला पर्चियां 100% आप निकालोगे। हमने बोला कैसे निकाले, इन्हें बोला ऐसे ये पर्चियां पूरी निकालो और चावल जितने आपने सामान जितना लगता है उतने करो, क्योंकि हमारे लेते नहीं लोग कोई। हमने सब लोगों को इसने बोला हुआ कि इन्होंने भी नहीं निकाली होंगी, हमें तो ऐसे पता भी नहीं था कैसे पर्चियां निकालनी है। बोला ऐसे निकालो और हम फालतू राशन हम उठाते भी नहीं क्योंकि लेते नहीं लोग, सिर्फ बीपीएल को ले जाते हैं, वो हमारी 100% पर्चियां लगी हुई हैं। अब 100% करो, नहीं तो आपका ये बंद हो जाएगा। राशन उठाओ मत उठाओ। राशन हमने वहाँ पर पैसे ही उतने जमा कराए हैं जितने लोग लेते हैं। तो आपको पता है सर कि अभी ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, ने लिख के दिया कि आप पर्चियां निकालो, लिख के रिटर्न मतलब सारे ये लिख के आज तक कोई लेटर इन्होंने नहीं दिया। तो ये पूरे डीलरों को पूछ सकते हैं आप बुला के। 25% कमीशन के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वो हर महीने में ये लेते हैं। किससे लेते हैं? देख लो, अभी भी देख लो, डीलरों को बुला लो। मैं आपको ये फोन कर भी इनकी मैसेज डीलरों के बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उनका प्रेसिडेंट हूँ। मुझे बोलते हैं क्या करना है, मैंने बोला भाई मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, आप अपने हिसाब से जो भी है करो। 25% आपसे किसने मांगे? टीएसओ साहब लेते हैं, बोले ऊपर तक जाता है। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए टीएसओ नौशहरा ने कहा कि उन्हें राशन डीलरों को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति बीमार हैं वह उनकी स्लिप बिना उनका अंगूठा लगाए काटें, लेकिन अभी इस बारे में जांच की जाएगी कि क्या जो लोग सही सलामत हैं क्या उनकी भी स्लिप बिना उनकी उपस्थिति के काटी गई है। टीएसओ ने कहा कि वह जांच करेंगे कि आखिर डीलर के पास कितना राशन स्टॉक पड़ा हुआ है और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनकी ऑथेंटिकेट करके उनको राशन दे दो, ये बोला हमने, ना कि हर बंदे का ऑथेंटिकेटेड करना है। क्यों करना है? हर बंदा जिसका ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, ओल्ड एज जो 60-70 साल के नोट थम्स अप राशन नहीं लगा सकते, उनको डीलर को बोला खुद करके उनको राशन प्रोवाइड कर दो। जितना राशन आपको इसका कोटा है 15 क्विंटल सपोज किया, इसने दिया है 12 क्विंटल, 3 क्विंटल है, अगले महीने इसको 3 क्विंटल कम देंगे, कोटा बराबर रखे हर महीने, बस 3 क्विंटल कम देंगे, वो गवर्नमेंट के खाते में। टीएसओ साहब, आप पे डीलर ने आरोप लगाया कि 25% आप कमीशन खाते हो। मुझे प्रूव करके दे दो। अभी मुझे जिसने मुझे दिए पैसे मैं अभी जान दे। गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल अरनिया में फैली गंदगी से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सरकार स्वच्छता अभियान के दावे तो करती है पर जमीनी सतह पर यह स्वच्छता कहीं नहीं दिखती और ऐसा ही हाल गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल अरनिया का है, जहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ही महामारी फैली है और ऐसे में इतनी गंदगी से और बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। स्कूल के बारे में बताते हुए लोगों ने बताया कि स्कूल के शिक्षक भी कभी समय पर स्कूल नहीं आते और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लोगों ने इस समस्याओं की तरफ गौर कर इनके समाधान की अपील की। और ये मेरी स्पोर्ट्स की शॉप है जो कि ठीक स्कूल के सामने है और सामने ही काफ़ी गंद पड़ा हुआ है और ये काफ़ी देर से पड़ा हुआ है, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है। काफ़ी बार बोला है सफाई करने के लिए, बट कोई अच्छे से रिस्पांस नहीं है इनका। इनकी टीचर्स को काफ़ी बार बोला जा चुका है इस चीज़ के रिलेटेड, से उठाया हुआ है, बट फिर लोग गंद डाल जाते हैं। लेकिन हमने बहुत बार इनको भी बोला और हमने एसएचओ को भी 2-3 बार एप्लीकेशन दी है, पर पहले तो कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब एसएचओ साहब ने ये गाड़ियां जो है ये तो पार्किंग बंद करवा दी है, लेकिन अभी गंदगी जो है वो लोग फेंक जाते हैं। हम सुबह आते हैं तो आगे गंदगी लोग डाल देते हैं। तो बहुत बार हम प्रशासन को बोला है या जितने भी ईओ या हमारी कमेटी है उनको भी बताया है, लोगों को भी बताया है। जो हमारी ये जितने भी ये मार्केट वाले लोग हैं ये भी तंग है, हम भी तंग हैं। मैं सिंपल भगत वार्ड नंबर 4 काउंसलर। इस स्कूल की हालत मतलब बहुत ही बुरी है। इस स्कूल के अंदर मतलब टीचर भी टाइम पे नहीं आते और जो कचरा है ये स्कूल का अपना है, इनको खुद साफ करवाना चाहिए। अब मेरी यही दरख्वास्त है कि आप जो यहाँ के टीचर हैं वो यहाँ अपना मतलब अपने स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, ये कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और सर यही अपील है कि इस स्कूल की हालत तो बहुत ही बुरी है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ की हालत जो खुद ठीक करे। इतने फंड्स आते हैं वो कहाँ छोड़ते हैं, वो फंड्स को यूटिलाइज करें। ये स्कूल मतलब बहुत अच्छा है और बैठने लायक बने बच्चों के। बस मैं यही चाहती हूँ। मीडिया वालों से मेरी यही वो है कि ये इनको कुछ मतलब
इनके ऊपर तकड़ा एक्शन लें, जबकि इनके पास सब कुछ है, ये यूटिलाइज नहीं करते, टाइम पे नहीं आते, टाइम पे आए सारा प्रशासन ठीक हो जाता है। और ये ब्लेम करता है कमेटी वालों को, कमेटी का कोई रोल नहीं है इसमें, ये स्कूल का रोल है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी हम खुद देंगे। हंदवाड़ा में कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर बीजेपी नेता जावेद अहमद कुरैशी और डॉक्टर दिलशादा ने नए सदस्यों का पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया। कैसे गरीब आवाम की खिदमत करती आई है, इससे ये गरीब आवाम खुश है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो गुफ्का एजेंडा कई सियासी पार्टियों ने बनाया है, मैं इनसे वाजिया करना चाहता हूं इस मंच से आज, ये एजेंडा वहीं गुफ्का रोड पर ही हो कि ये कश्मीरी अवाम इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा द्वारा अनंतनाग में गुज्जर बकरवाल कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कन्वेंशन में पंचायत उपचुनावों के अलावा कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई और इस समुदाय के लोगों की समस्याओं को भी उजागर किया गया। इस मौके पर राज्य महासचिव माइनॉरिटी मोर्चा चौधरी रोशन भी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार से फॉरेस्ट एक्ट लागू करने, गोजरी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के अलावा कई और मांगों को भी पूरा करने की अपील की। मोर्चा का प्रोग्राम किया था जिला अनंतनाग में, तो हमारे प्रोग्राम करने का यही मकसद था कि आज आने वाले जो इलेक्शंस हैं तो उसके लिए तैयारी करनी और हमारे लोगों के जो मसाइल हैं, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारे लोगों के, वो जल्द अज जल्द फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू किया जाए। जो हमारी गोजरी जबान है उसको सरकारी जबान का दर्जा दिया जाए। इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं, हमने उस पर बातचीत की और इंशाल्लाह रहमान हम उस पर काम कर रहे हैं, हम हल कराएंगे और सरकार से हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारे मसाइल जल्द अज जल्द हल करें। तो इंशाल्लाह रहमान जो हमारे आपने पिछली बार भी देखा कि जो हमारे गुजर बस्तियां हैं वहां से इस वक्त बहुत ज्यादा लोग हमारे जीत कर आए। जिस तरह हमने आपको मिसाल दो, हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में इस वक्त 16 में से 9 हमारी गुजर कम्युनिटी के बीडीसी है। जिला सांबा के विजयपुर में एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य बागवानी अधिकारी सांबा अनिल कुमार ने की। इस शिविर में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई और किसानों को जागरूक भी किया गया। मुख्य बागवानी अधिकारी सांबा ने किसानों को अपने संबोधन में कई योजनाओं का फायदा उठाने और एकीकृत खेती करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा जिले में पपीता फल की खेती को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया और प्रतिभागियों के बीच पौधों का वितरण भी किया गया। आज हम यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप लगा करके लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे फॉर प्रमोशन ऑफ स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन, जो कि हम कपेक्स बजट के अंडर एक कंपोनेंट को लेके कर रहे हैं। इसमें किसानों को बहुत सारा इंसेंटिव है और लोगों को एक वाइडर पब्लिसिटी करके हमने लोगों को आमंत्रित किया था और बहुत सारी अच्छी तादाद में लोगों ने यहाँ शमूलियत की है और लोगों को हमने अवेयरनेस दी है। लोग इसमें अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। इसमें दोनों तरह के फार्मर थे जो पहले से खेतीबाड़ी कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की, और नए लोग भी आए थे जो शौक रखते हैं। आज जम्मू के वार्ड नंबर 37 में आयुष्मान भारत योजना का कैंप लगाया गया। इस मौके पर वार्ड की पार्षद सुनीता गुप्ता और पूर्व मंत्री सत शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए पार्षद सुनीता गुप्ता ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा इस कैंप का लाभ लें। वहीं सत शर्मा ने इस कैंप के आयोजन के लिए सराहना की और कहा कि इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। आज वार्ड नंबर 37 में 3 मूर्ति के साथ गली लग रही, उसमें 4 लाख की लागत का काम हमने शुरू किया है, क्योंकि लगातार से काम कहीं ना कहीं तो हम शुरू करवाते ही रहते हैं। कोरोना की वजह से कुछ थोड़ा सा रह गया था, तो वो अभी लगातार से काम हमारे चल रहे हैं। तो मैं एक अपील करूंगी जानीपुर की जनता से, क्योंकि आपकी कोई गली ऐसी नहीं रहेगी जो बनाई नहीं जाएगी, पर थोड़ा सा समय लगेगा। वार्ड नंबर 37 में शिवालकपुर में आयुष्मान इंश्योरेंस का कैंप जो है उसका शुभारंभ किया है। यहाँ की हमारी ऑनरेबल कारपोरेटर श्रीमती सुनीता गुप्ता, मेरे मंडल के अध्यक्ष रवीश जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आज मैं देख रहा हूँ कि भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़, मातृशक्ति सब जो है आयुष्मान इंश्योरेंस स्कीम का जो है फायदा लेने हेतु जहां पर एकत्रित हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के आह्वान के बाद, हालांकि ये आयुष्मान स्कीम जो थी आम जनता के लिए
पूरे भारतवर्ष में कहीं अवेलेबल नहीं है। उन्हीं लोगों को जो मेडिकल एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उन्हीं के लिए ये जो उपलब्ध थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो रिटायर्ड है, हर एक के लिए ये स्कीम जो है उपलब्ध है। रियासी की पंचायत बागा कोटली के लोगों ने आज जिला मुख्यालय में शांतिपूर्वक विरोध किया और विरोध करने की वजह यह रही उनकी पंचायतों को कटरा ब्लॉक से जोड़ा जा रहा है। इसी का विरोध करते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उनका कहना था कि वो रियासी ब्लॉक के साथ रहना चाहते हैं और अपनी बैक टू विलेज कार्यक्रम में भी मांग रख चुके हैं और जिला प्रशासन के समक्ष भी अपनी बात रखी गई है। उन्होंने कहा कि उनकी तहसील भी कटरा है, उनकी तहसील को भी रियासी से जोड़ा जाए ताकि उनके सब काम रियासी में हो सकें। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो प्रदर्शन किया जाएगा। साड़ी सारे को पहले गल ये है कि साड़ी जी पंचायत कोटली मनोत्रिया A+B कोटली एंड कारूआ उसी जोड़ा देने कटरा ब्लॉक कन्नै। तो अस कटरा ब्लॉक कन्नै नहीं जाना चाहते हैं। अस ऑलरेडी रियासी कन्नै जुड़े दे हैं। साड़ी खानदानी इत्थे गै मतलब इस ब्लॉक कन्नै जुड़े दे, पिछे खानदानी पुश्तां इत्थे जुड़ी दियां और अस ओहदा विरोध करने अज्ज जेहड़ा मेमोरेंडम असें तैयार कीते दा ओह् DC मैम जी देने जा रहे हैं और ओहदे उप्पर असें एक जेहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जेहड़ी तुहाडे कन्नै करा दे और मीडिया तुहाडे माध्यम कन्नै जेहड़ा एह् है कि अस ब्लॉक कटरा कन्नै नहीं जाना चाहते, ओहदा विरोध करा दे हैं। पूरी पंचायतां A एंड B ओहदा विरोध करा दे न। अगर साढ़ा मसला हल नहीं होया तो असें रोड ब्लॉक करने और अस एजुटेशन पर उतरी आगे ये अस मुहिम लइयै घरा दा चले दे हैं। और ओहदे कन्नै कन्नै साढ़ी तहसील कटरा जेहड़ी है ओहदा असें काफ़ी पहले भी जिक्र किया, एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै भी किया, गौरमेंट कन्नै भी किया। बैक टू विलेज कार्यक्रम च भी साड़ी ये मतलब प्रक्रिया जारी रही है कि असें जेहड़ी तहसील वो भी असें रियासी चाहते हैं। तो ये जेहड़ा अस DC मैम की एडमिनिस्ट्रेशन की ये आखना चाहते हैं कि जेहड़ा भी साढ़ा अज दा जेहड़ा मेमोरेंडम है जेहड़ा पेश करा रहे हैं ਉਹਦੇ पर इंप्लीमेंट किया जाए। LG गवर्नर साहब अगे भी अपील करने कि साड़ी जी गल जी सुनी। सीनियर एडवोकेट शेख मुख्तियार द्वारा आज सुरनकोट में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बफलियाज में 2 ब्लॉक बनाने की मांग की गई। शेख मुख्तियार का कहना था कि बफलियाज में 25 पंचायतें हैं और इन्हें 2 ब्लॉकों में विभाजित किया जाना चाहिए ताकि विकास हो सके। उन्होंने जल्द से जल्द इसके लिए कदम उठाने की मांग की। हम ब्लॉक बफलियाज से बिलोंग करते हैं। मुगल रोड बफलियाज ब्लॉक एक पसमानदा इलाका है, RBA कैटेगरी का इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं DC साहब से ये पूछना चाहूंगा और LG गवर्नमेंट से ये पूछना चाहूंगा कि ये भेदभाव जो है, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये हमेशा हमारे ही साथ या कहीं कागज पत्रों में लिखा हुआ है कि जो दबे हुए लोग हैं उनको और दबाओ आप। ये हमारी 6-7 पंचायतें काट के सुरनकोट A और सुरनकोट B कंस्टिट्यूंसी बनाने का मतलब क्या है? अगर 25 पंचायतों में मुश्तमिल हमारा ब्लॉक है, क्या उसकी 2 कंस्टिट्यूंसी नहीं बन सकती? जहां 2 लोग मेंबर बने, जहां और डेवलपमेंट हो। जैसे मंडी आपने 17 बनाई, लोरन आपने 11 पे बनाया, लसाना 19 पे बनाया। इस तरह ये मेंढर में 12-12, 13-13 जो है कंस्टिट्यूंसी पे जो है ब्लॉक आपने तश्कील किया। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये भेदभाव मत करें। हम पिछड़े हुए लोग हैं, हमें सड़कों पे आने पे मजबूर मत करें। DC साहब, ब्लॉक बफलियाज की 25 पंचायतें हैं, 12-12, 13-12 करके उनके 2 ब्लॉक बनाए जाएं ताकि एक पीसफुल इलेक्शन हो। PHE कैजुअल्स लेबर्स ने अपनी मांगों को लेकर, जिनमें उन्हें पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और बकाया वेतन देना शामिल है, को लेकर आज फिर जम्मू में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अपनी इन मांगों को लेकर वह काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। उन्होंने उनकी मांगें जल्द पूरी करने की मांग की। आया है कि चाहे कैजुअल लेवल है, चाहे डेली वेजर है या TDL, PDL जितने भी हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट जो है ज्वाइंट बननी चाहिए। SRO 380 के तहत इनको रेगुलाइजेशन करना चाहिए। हैंडीकैप लोग जो हैं बहुत सारे इस दुनिया से जा चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं SRO 43 तो इनको लागू नहीं होता और हम ये कहना चाहते हैं सेंटर की सरकार जो और जम्मू कश्मीर के जो हेड हैं मनोज सिन्हा साहब से अपील करते हैं। फिलहाल हमने 15 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया, अगर 15 दिन के अंदर अंदर ये सेटल नहीं करेंगे जम्मू में हर जगह प्रोटेस्ट होगा। ऑलरेडी भी चल रहा है। आज डाक बंगला रियासी में PWD के अस्थायी कर्मचारियों ने काम छोड़ो हड़ताल की। इस मौके पर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि पिछले काफी दिनों से वो बकाया वेतन देने और स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं पर उनकी किसी ने कोई सुध नहीं ली। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी सभी मांगें पूरी करने की अपील की। भी डिपार्टमेंट का सिस्टम रियासी का ये चल रहा है
कि साल में हमें 1 या 2 महीने की सैलरी दी जाती है, ऊपर से लॉकडाउन शुरू है। लॉकडाउन के सिस्टम में हमारे परिवार में, हमें अपने परिवार में किस तरह से अपने बच्चों को खाना देना है वो हमें पता है कैसे दिया जा रहा है। कल को हमें रोड में उतरना पड़ेगा, लाठीचार्ज भी करना पड़ेगा, पुलिस के साथ भिड़ना पड़ेगा, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधी सी बात है। इतना एम्प्लॉयज जो दर दर भटक रहा है आज, किस कारण? परमानेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनकी 4-4 महीने की सैलरी काटी जाए, साल में से हमें दिया जाए बजट। बड़ी बात है ये, हमारी मांगे। सबसे मुद्दा पहले ये है कि हम पिछले 25-26 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अभी तक हमारी गवर्नमेंट से कोई भी आदमी सूद लेने के लिए नहीं आया हुआ है। तो हमारी पिछले 16-16, 18-18 महीनों की पेंडिंग सैलरी है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि एलजी साहब जरा आंखें खोलो, हमारे गरीबों के बारे में सोचिए। हमारे बच्चे भुखमरी के काबिल हो गए हैं, स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रही है और हम दिन रात काम करते हैं और अभी तक हमें कोई सैलरी का कोई भी हमारी जो अलॉटमेंट आनी थी वो अभी तक कोई नहीं आई। ऊपर से दिवाली आ रही है, करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है, हम कैसे अपना घर का काम चलाएंगे। के बाद पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया का, रियासी का, जो हर वक्त हमारी आवाज़ को उठाते हैं। इसके बाद हमारा पेंडिंग सैलरी का मसला है, उसके बाद में रेगुलेशन का पॉलिसी का मसला है, इसके बाद में 20-25 सालों से हम लगे हुए हैं, आज तक ना तो रेगुलाइज किया जा रहा है, ना तो कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है हमारे लिए। ये पूरी जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक चल रही है, हमारे जम्मू और श्रीनगर हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त ये स्ट्राइक चल रही है। स्टेट एम्प्लॉइज कैजुअल लेबर यूनियन श्रीनगर द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज 17वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले कई दिनों से वह नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द उन्हें नियमित कर अन्य मांगे पूरी करने की अपील की। डेलीवेजर हैं, लास्ट मोर देन 25 ईयर से हम यहाँ काम कर रहे हैं एज ए डेलीवेजर, मगर जितने गवर्नमेंट यहाँ अभी तक आए हैं किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया है। हमारी डिमांड है रेगुलर पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट कि हम गवर्नर इंतजामिया से और चीफ सेक्रेटरी साहब से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग जेन्युइन डिमांड्स हैं वो पूरा किया जाए। जेएंडके कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी मांगों को लेकर जिनमें पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और बकाया वेतन शामिल को लेकर आज फिर गांधरबल में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अपनी इन मांगों को लेकर काफी समय से प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। उन्होंने उनकी मांगें जल्द पूरी करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। देखिए, जो आज का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के अंदर रखा है, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले सारी अंजुमनें जितनी भी डेलीगेट्स की हैं आज यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और सिर्फ लीडरशिप ही लोग हमने यहाँ पे बुलाए हैं कोविड के चलते हुए। और आप जानते हैं कि पिछले काफी टाइम से 20-25 साल से, चाहे वो डेलीवेजर्स हैं, वो सीजनल लेबर है, वो कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं, वो लैंड ओनर्स हैं, HI ट्रेंड्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये काफी टाइम से 25 साल से हम रोडों पर हैं। तो इसके लिए जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट ने एक मुहिम छेड़ी है। पहले जम्मू प्रोविंस के तमाम डिस्ट्रिक्टों का हमने दौरा किया और आज हमारी टीम जो है कश्मीर प्रोविंस, लास्ट ईयर हमारा अनंतनाग में था, उसके बाद कुपवारा में था, आज गांधरबल में है। और लेकिन फिलहाल जो आगे वाले प्रोग्राम है उनको फिलहाल हम मुलतवी करते हैं। जेएंडके सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यूनियन के सदस्यों का कहना था कि पिछले काफी समय से वो नियमित करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद बाकी क्षेत्रों के कई डेलीवेजर्स को नियमित किया गया, पर जम्मू और कठुआ के अभी भी 1320 लोग हैं जो नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें पक्का करने और उनकी अन्य मांगे पूरी करने की अपील की। लखनपुर से लेकर बनिहाल तक इलाका पड़ता है, बनिहाल, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर तक, बल्कि पिछली 14 अगस्त को 19 को लिस्ट निकाली गई थी, उनमें से 13 का लगा हुआ लड़का भी परमानेंट हो चुका है। लेकिन जम्मू और कठुआ का डेलीवेजन 97 का लगा हुआ अभी तक इंतजार कर रहा है कि हम कब पहुंचे होंगे। जब भी हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो कभी चीफ इंजीनियर साहब, कभी कोई ना कोई बहाना लगा देता। तो मैं मीडिया के माध्यम से डिपार्टमेंट और सरकार को जो चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इनका मसला हल नहीं किया गया, इनको रेगुलाइज नहीं किया गया, तो हमें मजबूर होकर एजुकेशन करना पड़ेगा। और एजुकेशन भी ऐसा होगा कि शायद किसी ने नहीं देखा होगा, हम पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर देंगे, डिपार्टमेंट को मजबूर कर देंगे
कि जम्मू के लोगों को भी आप इतना मजबूर मत कीजिए। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे लाइव वायर। नमस्कार।